नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यास तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर थे। बंगाल में प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग में बंगाल में तूफान से हुए नुकसान पर चर्चा होनी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। बैठक में ममता बनर्जी की कुर्सी खाली रही। बैठक से अलग ममता बनर्जी ने कलाईकुंडा में पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन 30 मिनट इंतजार भी करवाया। ममता ने पीएम मोदी को 20,000 करोड़ रुपए की मदद की चिट्ठी सौंपी। ममता ने बैठक में शामिल न होने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता ममता पर सवाल उठा रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय भी बैठक में देर से पहुंचे, जिसके बाद केंद्र ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव का तबादला कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई दौरा किया। दौरे के बाद पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में पीएम को राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक करनी थी। बैठक में तूफान पर हुए नुकसान को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन ममता बनर्जी की कुर्सी खाली रही। दरअसल बैठक में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने से ममता बनर्जी नाराज हो गईं और बैठक का हिस्सा नहीं बनी। लेकिन मदद मांगने वाला कागज सौंपने के लिए ममता जरूर पहुंची, और वो भी 30 मिनट तक इंतजार कराने के बाद। पीएम ने पश्चिम बंगाल और झारखंड को मिलाकर 500 करोड़ की फौरी मदद दी है, जबकि अकेले ओडिशा को ही 500 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। ममता ने बंगाल के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग रखी थी। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दीघा के लिए और 10,000 करोड़ रुपए सुंदरबन के लिए मांगे थे। हालांकि तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार कुछ मंत्रियों की टीम प्रभावित राज्यों में भेजेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ये मोदी और ममता बनर्जी की पहली मुलाकात थी। ममता वहां से ये कहकर रवाना हो गई कि उन्हें दीघा में एक बैठक में जाना है। ममता के इस फैसले पर शाह और राजनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने नाराजगी जाहिर की है। और देखिए, इस पर क्या कुछ बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा गया है, वो आपको दिखा देते हैं। क्या कुछ ट्वीट करके बीजेपी के बड़े नेताओं ने किस तरह से ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है, देखिए। अमित शाह ने, गृहमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करके लिखा, ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है। चक्रवात यास के कारण बहुत सारे आम नागरिक प्रभावित हुए हैं और समय की मांग है कि प्रभावितों की मदद की जाए। ये ट्वीट गृहमंत्री अमित शाह ने किया था और लिखा है कि दुखद है कि दीदी ने जन कल्याण के ऊपर अहम को रखा और इस ऊंचे व्यवहार में ये दिखता है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने भी निशाना साधा ममता बनर्जी के ऊपर। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा, जब माननीय पीएम चक्रवात यास के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ खड़े हैं, तो ममता जी को भी लोगों के कल्याण के लिए अपना अहंकार अलग रखना चाहिए। पीएम की बैठक से उनकी अनुपस्थिति संवैधानिक लोकाचार और सहकारी संघवाद की संस्कृति की हत्या है। और उस वक्त देखिए, हम आपको बड़ी खबर बताते हैं पश्चिम बंगाल से। ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इस वक्त जो जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, ममता बनर्जी ने 30 मिनट इंतजार करवाया। उसके बाद वो बैठक में शामिल नहीं हुई। उसके बाद केंद्र की तरफ से मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को वापस बुलाया गया। लेकिन अब इन्हीं तमाम चीजों को लेकर 3 बजे ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी कोलकाता में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर है ममता बनर्जी। और अब जो जानकारी मिल रही है, 3 बजे वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और हमारे साथ देखिए, हमारे सभी सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से नीरज पांडे, कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और टीएमसी समर्थक तौसीफ खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज्ञा, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी तक ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं के निशाने पर थी और अब जानकारी मिल रही है कि 3 बजे वो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बड़ी अहम हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। बिल्कुल, पहली बात तो ये कि अभी मुख्यमंत्री दीघा में हैं और दीघा से कोलकाता आकर नवान्नों से आज इस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि आखिरकार राज्य सरकार का स्टैंड क्या है। लेकिन कल ही रात से तृणमूल कांग्रेस के आला नेताओं ने, सांसदों ने ट्वीट किया है और कहा है कि ये जो प्रक्रिया है ये असंवैधानिक है, क्योंकि बीजेपी हार गई है। ये आरोप लग रहे हैं कि अब बदले की राजनीति पर उतारू हो रही है। ये टीएमसी बार बार आरोप लगा रही है। तो बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से जो रूल बुक है उसे अगर
प्रोटोकॉल को ही फॉलो नहीं किया जाएगा और प्रधानमंत्री को इंतजार करवाया जाएगा, तो क्या इस तरह की मंशा जो दिखाई जा रही है उसकी जो रियलिटी है वो भी दिख रही है साथ में। अब हुआ ये है कि इसी अधिकारी को, यानी कि चीफ सेक्रेटरी हैं आईएएस आलापन बंदोपाध्याय, 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, इन्हें 4 दिन पहले 3 महीने का एक्सटेंशन मिला था। अब उन्हीं को अगर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जा रहा है तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जिन आधार पर उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया उस आधार पर दिल्ली बुलाने का क्या औचित्य है। ये भी अहम सवाल है। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज का मैं रुख कर लेता हूं। नीरज, एक बात बताइए, ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे, लेकिन सवाल टीएमसी की तरफ से भी बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। बीजेपी अलग निशाना लगा रही है। ये बिल्कुल आदर्श कहा जा सकता है, लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो तो करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि किसी राज्य में जाते हैं तो ये रूल बुक में है कि वहां के जो सर्वोच्च अधिकारी यानी कि मुख्य सचिव, उनकी बैठक में रहना चाहिए। यदि मुख्य सचिव किसी कारण से नहीं शामिल हो सकते हैं जबकि वो इन्वाइटेड हैं, तो उनकी रैंक का ही कोई दूसरा अधिकारी उनके बिहाफ पर उस बैठक में शामिल होना चाहिए था और बैठक की में समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो यदि वो शामिल नहीं हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च इस देश के संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को अगर वेट करा रहे हैं, तो निश्चित रूप में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो 6A की जो रूल्स हैं उसके तहत सरकार कभी भी उनको तबादला कर सकती। इसका कहीं भी इससे लेना देना नहीं कि 4 दिन पहले उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है या कोई। अगर आपको आज कोई प्रमोशन भी मिलता है और कल आप कोई गलती करते हैं तो उसकी सजा तो आपको कल मिलेगी ना। आज के आचरण से आपका नहीं तय होगा, आपकी गलतियों से आपके आगे का भविष्य का आचरण तय होगा। तो ये जो आज हुआ मुख्य सचिव के साथ, दरअसल ये उनकी कल की गलती की वजह से उनको कहीं ना कहीं केंद्र में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल उन्हें डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। लेकिन एक सवाल बहुत अहम है आदर्श, यहाँ इस सवाल को भी समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी 3 आईपीएस अधिकारियों को पश्चिम बंगाल के ट्रांसफर के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया। तो बड़ा सवाल ये है कि जब 3 अभी तक आईपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार ने रिलीव नहीं किया गया तो मुख्य सचिव को कैसे रिलीव करेंगे? तो क्या कहीं अभी टकराहट और बढ़ेगी? केंद्र सरकार को क्या कोई और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे? ये सब अभी बहुत सारे सवाल हैं आदर्श। ये अहम बात आप उठा रहे हैं। तौसीफ खान भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। तौसीफ खान साहब, मुझे एक बात बताइए, ये क्यों पश्चिम बंगाल में ही बार बार प्रोटोकॉल टूट रहे हैं? क्यों पश्चिम बंगाल सरकार बार बार केंद्र के बीच खड़ी हो जाती है? क्यों जो नियमों के तहत कामकाज होता है, अब आरोप आप जो भी लगाएं, लेकिन नियम के तहत कामकाज हो रहा है, उस पर क्यों रोक लगाने की कोशिश होती है? आपका पक्ष सीधे तौर पर जानना चाहूंगा मैं। देखिए आदर्श, नियम की बात करें, अगर आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कार्डर रूल्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्करेंस के साथ केंद्र सरकार उनको कहीं और डिप्लॉयमेंट दे सकती है। क्या स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्करेंस लिया गया? नहीं लिया गया। ये अभी आपने हवाला दिया 3 आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर का, इसी तरीके से शाही फरमान पिछले भी इशू कर दिया गया था। लेकिन ये शाही फरमान, मोदी फरमान ऐसे नहीं चलता है। आप रूल्स के हिसाब से आप स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्करेंस लीजिए, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट रिलीज करेगी। देखिए अभी माहौल ऐसा है कि एक तो हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, हम वैक्सीनेशन की कमी की प्रॉब्लम जनता फेस कर रही, ऊपर से अभी ये साइक्लोन आया। ऐसे माहौल में जब चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग को अटेंड किया, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मीटिंग नहीं अटेंड किया, मीटिंग अटेंड किया, 10 मिनट वहां बिताया, उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से इजाजत लेकर के ये कह करके कि मुझे दूसरे मीटिंग में जाना है, वो वहां से निकल गई। अगर किसी को ईगो को ठेस पहुंचता है तो उसको उसी मीटिंग में कहना चाहिए सेक्रेटरी क्या कर रहे थे? मैडम आप मत जाइए। चीफ सेक्रेटरी कहाँ चले गए थे? चलिए सीएम के लिए आप कह रहे हैं, मैंने मान लिया, सीएम कलईकुंडी में मिली थी, उन्होंने फाइल सौंपी, सारी चीजें दी। चीफ सेक्रेटरी क्यों, उन्होंने क्यों आधे घंटे इंतजार करवा दिया? वो क्यों वेट कर रहे थे? वो तो प्रोटोकॉल का हिस्सा थे, उनको तो पहुंच जाना चाहिए था। नहीं, प्रोटोकॉल का हिस्सा चीफ सेक्रेटरी भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, और प्रोटोकॉल के हिस्से में नहीं आते हैं उनको बीजेपी ने इनवाइट भी कर लिया। नंदीग्राम के एक एमएलए हैं शुभेंदु अधिकारी, उनको इनवाइट कर लिया। आप प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, उसमें यूनियन मिनिस्टर को रख रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर को रख रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन एक एमएलए को उन्होंने वो लेकर के आ गए, जिसको लेकर के ऑब्जेक्शन भी किया गया था। तो ये सारी बातें, रूल्स को तो दोनों को फॉलो करना है। चीफ सेक्रेटरी तो चीफ मिनिस्टर के साथ है, क्योंकि उनको जहां जाना है वो उनके साथ रहते हैं, सारे मैटर्स को वो देख रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव में एक बहुत अहम पोजीशन में है बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन में,
ठीक है। और बंगाल के मसलों को हल करना ये उनका प्रायोरिटी है। और जब वो गए तो वो तो साथ में गए। आप प्रधानमंत्री या कोई और उस मीटिंग में कह सकते थे कि नहीं आप दोनों नहीं जा सकते या आप में से एक जा सकता है। उन्होंने तो परमिशन दिया। ये बाद में आकर के टीवी में इस तरीके से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या ट्विटर के जरिए जो बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, मनोगिया आप सुन रही हैं तौसीफ जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का हिस्सा तो सब थे, लेकिन वो परमिशन के बाद सब कुछ हुआ वहां पर, तो उसके बाद विवाद किस तरह से है, ये मैं समझना चाहूंगा। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि तौसीफ साहब कह रहे हैं कि परमिशन मांगी गई। मेरे सूत्रों के अनुसार न कोई परमिशन मुख्यमंत्री ने मांगी और न ही दी गई। जब मांगी ही नहीं गई तो दी कैसे गई, ये बड़ा सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, सोमेन महापात्रा तृणमूल कांग्रेस के मंत्री हैं जो प्रोटोकॉल का हिस्सा थे, जो वहां मौजूद उस समय नहीं थे, जिन्हें पूरी प्रक्रिया में होना चाहिए था। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं सब एक प्रोटोकॉल के तहत यानी कि रिटन एजेंडा के तहत होती हैं और हर बार राज्य सरकार की ओर से कोई न कोई नुमाइंदा रहा है। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ही बंगाल में है और राज्य सरकार की ओर से रिप्रेजेंटेशन जो उस दौरान होना चाहिए वो भी नहीं था। इंतजार करवाना बात अलग है, डिले हो ही सकता है, लेकिन नॉन रिप्रेजेंटेशन अपने आप में या अनरिप्रेजेंट रहना ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एमएलए नहीं है। अगर उनके डेजिग्नेशन पर कोई कंफ्यूजन है तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिसे करीब 2 करोड़ 30 लाख वोट मिले हैं बंगाल में और तृणमूल कांग्रेस को करीब 3 करोड़ वोट मिले हैं, लगभग आसपास। अब तीसरी चौथी और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो गाइडलाइंस हैं, जिस मीटिंग का एजेंडा तय है, जिसका समय सारणी तय है और एक दिन पहले दी गई है, उसमें परमिशन आपको लगता है कि किसी ने मांगी होगी? तौसीफ साहब, जब मीटिंग बैठे हुए हैं, क्या मीटिंग में चीफ मिनिस्टर ने ये इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं बिजी थी और मुझे और भी मीटिंग्स है अटेंड करने के लिए? सिर्फ क्या ये मैं ये पूछता हूँ कि कल से ही न्यूज़ चल रहा है, दीदी ने कागज दिए हैं। हाँ, दीदी ने कागज दिया, क्या दीदी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि मुझे और भी मीटिंग्स अटेंड करने हैं? और उसके बाद वो वहां से निकल के दीघा चले गए। आप कह रहे हैं परमिशन मांगी है, उस सवाल पर आप कह रहे हैं परमिशन मांगी है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ परमिशन किससे मांगी गई थी? नहीं, देखिए शब्दों मेरा की सवाल आपसे ये टेक्निकलिटीज था, में आपने कहा परमिशन, उस पर मैंने अपने अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े रहते तो हम हर एक वर्ड का इंटरप्रेट करते। अभी हम जनता के दरबार में खड़े हैं। आप कह रही हैं कि हाँ, ममता बनर्जी गई, उन्होंने अपने रिपोर्ट सौंप दिए और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे दूसरे मीटिंग भी अटेंड करने। तो इसके बाद जो है, मेरे ख्याल से किसी को भी इस बात में नहीं उलझना चाहिए कि क्या रिटन परमिशन मांगा, क्या उन्होंने। तौसीफ खान साहब, मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं नीरज का भी रुख करूंगा। तौसीफ जी सुनिए, जो मनोगिया, एक बात मैं तौसीफ साहब से और पूछना चाहूंगा, वो भी बड़ा अहम हो जाता है। तौसीफ साहब, 3 मामले हैं ये बैठक थी किस लिए? यास तूफान से जो नुकसान हुआ उसके लिए बैठक थी ना, तो वहां मुख्यमंत्री को होने में क्या दिक्कत थी? एक सवाल, प्रोटोकॉल जिस तरह से टूटने की बात हो रही है, ये स्थिति क्यों बन गई? प्रधानमंत्री इस बार तो वहां कोई जनसभा या कोई रैली करने गए थे नहीं, वो तो इसलिए गए थे कि पश्चिम बंगाल में जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे और उसके बाद आगे क्या कुछ करना है राज्य और केंद्र मिलकर करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का रेपुटेशन हमने देखा है। पिछले मीटिंग में जब ममता बनर्जी जुड़ी हुई थी और भी चीफ मिनिस्टर जुड़े हुए थे, तो ममता बनर्जी अपना कुछ बात कहना चाहती थी, तो प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें वो बात कहने के लिए अलाउ नहीं किया गया। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री का रेपुटेशन देखा है। इसके पहले जो अम्फन तूफान आया था, उसमें बहुत सारे वादे किए गए, उसमें से कितना रुपया रिलीज किया गया आप सबको मालूम है। हमेशा रिव्यू मीटिंग में, चाहे वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा मांग किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनका पैसा वापस करे। देखिए, जब पैसा मांगा जाता है तो ये किसी केंद्रीय सरकार का अपना पैसा नहीं होता, ये स्टेट की तरफ से लोग जो पैसा वो कलेक्ट करती है वही पैसा उनको वापस देती है। इस पैसे पे सरकार, बंगाल की जनता का हक है, क्योंकि बंगाल की जनता की तरफ से टैक्स लिया जाता है और पेट्रोल और डीजल के नाम पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। तो ये पैसा तो उनका हक है कि नेशनल कैलामिटी में ये पैसा दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो अपना वो नया आलीशान महल बनाने में, प्रोजेक्ट विस्टा बनाने में बिजी है। तो ये जो टसल है, इसको साइड रख करके मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री के दफ्तर को भी, बीजेपी के बड़े नेताओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता की मदद करें। को भी तो ये टसल छोड़नी होगी ना तौसीफ साहब, तभी तो बात आगे बढ़ पाएगी। कोई पीछे नहीं हटेगा तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? आप उन पर आरोप लगाते रहेंगे, वो आप पर आरोप लगाते रहेंगे। नीरज,
पैंडेमिक में टाइम में ममता बनर्जी मॉनिटर कर रही थी स्टेट सेक्रेटेरिएट से, उन्होंने तो टसल छोड़ दिया, वो तो जनता के साथ है। प्रधानमंत्री भी तो उसी के लिए गए थे सर। नीरज, मैं आपको ला रहा हूं चर्चा में, जो सवाल बीजेपी पर उठा रहे हैं, अगर उस पर आप कुछ बता पाए तो। जी बिल्कुल, मैं आदर्श एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे। तौसीफ साहब ने कहा कि ये बीजेपी की बैठक थी। तौसीफ साहब ये बात समझ लीजिए, ये बीजेपी की बैठक नहीं थी और उस समय वहाँ प्रधानमंत्री गए थे, यानी केंद्र की सरकार गई थी। और ममता बनर्जी को भी टीएमसी के नेता के रूप में नहीं बुलाया गया था, बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ बुलाया गया था। अब दूसरी बात, आदर्श इस बात को समझना होगा कि ये जो बैठक थी, ये बैठक उस यास साइक्लोन के लिए ही थी जो पश्चिम बंगाल को अफेक्ट कर रहा था। तो पश्चिम बंगाल के लिए ही ये बैठक थी। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए उस बैठक और उस समीक्षा से इंपॉर्टेंट कोई दूसरी चीज नहीं थी। और अगर ऐसे में कोई एक आदमी मिस होता है तो निश्चित रूप में उसमें राज्य का ही नुकसान है। तो अगर राज्य की मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी या दूसरे लोग उस बैठक में नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहेगा और जो चीजें राज्य को मिलनी चाहिए या जिस पर बात हो सकती थी, महज रिप्रेजेंटेशन दे देने से बातें नहीं बनती। इससे अच्छा तो चिट्ठी लिख के भेज देते, तो फिर प्रधानमंत्री को जाने की भी जरूरत नहीं होती। फोटो और वीडियो आ ही चुके थे, तो प्रधानमंत्री को जाने की ही नहीं जरूरत होती। आप भी मुख्यमंत्री के तौर पर आप क्षेत्र में घूमने ही नहीं जाते, आप अपने दफ्तर में ही बैठ के फोटो और वीडियो देख लेते, हो जाती। तो यह रिप्रेजेंटेशन और केवल एक दस्तावेज दे देने से काम नहीं चलता। इसमें एक संवाद करना होता है, एक बात करनी होती है, दूसरा ये समझना होता है कि वाकई कहाँ राज्य को दिक्कत हो रही है, कहाँ केंद्र को दिक्कत हो। बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें होती हैं जिसमें दो संवैधानिक पद के लोग जो बैठे बात कर रहे होते हैं तो बहुत चीजें सॉर्ट आउट होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसे दूर करना बिल्कुल जरूरी बात आप कह रहे हैं नीरज। और ये कम्युनिकेशन गैप राज्य और केंद्र दोनों के लिए तभी बेहतर स्थिति होगी जब ये कम्युनिकेशन गैप दूर होगा। मनोज्ञा, आखिरी सवाल आपसे, क्या चुनावी मोड से हमारे नेता निकल नहीं पाए हैं? क्या जिस पद पर हैं उसकी गरिमा, उसके प्रोटोकॉल, उसकी जिम्मेदारी में अभी हम वापस नहीं लौट पाए हैं? हम अभी भी चुनावी मोड में घूम रहे हैं कि हमारा सामने प्रतिद्वंदी खड़ा है? ये हो रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, बंगाल का एक स्वरूप है राजनीति का। आप इसे हिंसा का स्वरूप दे लीजिए या आप उसे ये कह लीजिए कि ये इसकी छवि से और इसके स्वरूप से अलग नहीं किया जा पाएगा। बंगाल में जिस तरह की हिंसा आपने राजनीति में या फिर चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद देखी है, वो तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती हैं और अब वो मीटिंग्स में तब्दील हो रही हैं एक के बाद एक। आने वाले समय में अगर इसी तरह से चलता रहा तो केंद्र और राज्य का सामंजस्य बैठने में अगर इतनी समस्या आएगी तो एक ट्रैक पर अगर ट्रेन चलती है तो दो पटरियां कम से कम अगर दूर भी हैं तो सामान्य दूरी बना के रखती हैं, बदलती नहीं है, नहीं तो ट्रेन डिरेल हो जाएगी। और इस समय बंगाल की ट्रेन को चलाना दोनों की जिम्मेदारी है। देखना है कि कौन कितने डिस्टेंस पे रहता है। जाहिर सी बात है, उम्मीद यही करते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच एक समन्वय बने और किसी भी राज्य और देश को चलाना मिलकर अलग अलग राज्यों और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। और इसीलिए हम ये चर्चा भी कर रहे हैं, बड़ी अहम चर्चा हो जाती है क्योंकि जो स्थिति कल बनी वो कई सवाल खड़े कर देती है। बहुत धन्यवाद आपका मनोज्ञा। नीरज, तौसीफ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए।